आपका होस्ट यतेन जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डिजिटल अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में, जहां पर हम मिलकर बात कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात परमाणु संरचना के। चलिए, इस परमाणु संरचना के अंतर्गत मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर बोर का जो परमाणु मॉडल है उसके बारे में कुछ चीजें जो है वो बताई थी। जैसे बोर ने अपना परमाणु मॉडल जो है वो हाइड्रोजन परमाणु की संरचना को समझाने के लिए और इसके स्पेक्ट्रम को व्याख्या करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल जो है वो दिया था। ठीक है ना? जी हाँ, पहली बात। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करें, सिंपल है, चलिए फिर इसके बारे में कुछ बिंदु हैं जो हमने आपको बताए थे कि परमाणु में नाभिक जो होता है उसके चारों ओर वृत्ताकार पथों पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ये पथ या कोश जो होते हैं, इन्हें मतलब ये वृत्ताकार पथ जो होते हैं ये कोश कहलाते हैं, कक्षा कहलाते हैं, ऊर्जा स्तर कहलाते हैं, एनर्जी लेवल्स कहते हैं इनको। ठीक, इनको KLMN या 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वहीं हमने बताया कि किसी स्थायी ऊर्जा में गति करते समय इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा निश्चित रहती है और इस स्थिति में एक बल नाभिक की ओर और एक बल नाभिक के बाहर की ओर, ठीक है ना, एक बल नाभिक की ओर और एक बल नाभिक के बाहर की ओर कार्य करता है। ये दोनों चीजें जो हैं वो ये सारी चीजें जो हैं वो हम आपको बता चुके थे। अब आप लोगों को क्या करना है ये ध्यान से सुनो। देखो, अब आप यहां पर आगे की बात ये सुनो कि मान लो कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान जो है वो m है। ठीक है ना? जी हां, और यहां जो आवेश है वो क्या है? Ze आवेश है। क्या आवेश है? यहां आवेश मान लो Ze। फिर आप कहोगे सर Ze क्यों? देखो, Z मतलब परमाणु क्रमांक जो प्रोटॉन को दर्शा रहा है, E इसलिए क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो मूल आवेश होता है वो समान होता है। प्रकृति तो भिन्न भिन्न या उल्टी होती है, विपरीत प्रकृति होती है। ठीक है ना? मूल आवेश जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, पहली चीज ये। वहीं दूसरे नंबर पर हम लोग बात करें तो अब इनके बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं, दिल थाम कर सुनना भाई, है ना। यहां इलेक्ट्रॉन है, ये तो सबको पता ही है, पता है ना। ठीक है, चलिए, हाँ चलिए, ओके। अब देखो, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना आगे की चीजें। यदि हम मान लें कि m द्रव्यमान और E आवेश का इलेक्ट्रॉन जो है वो r त्रिज्या के, किस त्रिज्या के? r, ये वाली जो दूरी है ये क्या हो जाएगी? r। ठीक है ना? जी हां, ये वाली दूरी r हो जाएगी। r त्रिज्या के पथ पर गति कर रहा है। ठीक है, और किसके चारों ओर गति कर रहा है? Ze आवेश वाले नाभिक के चारों ओर गति कर रहा है। कैसे गति कर रहा है? v वेग से गति कर रहा है। किस वेग से गति कर रहा है? v वेग से गति कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो देखो, माना, क्या मान रहे हैं? m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, r त्रिज्या वाले पथ में, या इलेक्ट्रॉन त्रिज्या r वाले वृत्ताकार पथ पर, किस पर? वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा है? गति कर रहा है। ठीक है ना? जी हां, किस पर? वृत्ताकार पथ पर, किसके चारों ओर? Ze आवेश युक्त नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, ठीक है जी, चारों ओर क्या कर रहा है? ये ध्यान से सुन लो भाई। नाभिक के चारों ओर v वेग से गति कर रहा है, गति कर रहा है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? कूलाम का नियम लगाना है। और सखा, कूलाम क्या कहता है ये ध्यान से सुनना।
ठीक है, कौन? कूलाम। कूलाम ये कहता है कि दोनों जो आवेश हैं, लगने वाला बल जो होगा वो किसके? दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, मतलब जेड ई इंटू ई, और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहां से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कूलाम के नियम से क्या आ जाता है? तो हम लोग बात करेंगे कूलाम के नियम से। किस नियम से? कूलाम के नियम से। किस नियम से? कूलाम के नियम से। नियम से, है ना? कूलाम के नियम से अपने पास क्या हो जाएगा? चलिए, F बराबर किसके? जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर, इसके बराबर। मतलब बल बराबर हो जाएगा जेड, ई का गुणा ई से करोगे ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इन दोनों के बराबर हो जाएगा क्या? जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात, ये तो देखो कौन सा बल है? ये तो वो बल है जो अंदर की ओर लग रहा है। अब बाहर की ओर एक बल और लग रहा होगा, और आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने अपकेंद्रीय बल का सूत्र पढ़ा होगा। अपकेंद्रीय बल होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। क्या होता है अपकेंद्रीय बल भाई साहब? अपकेंद्रीय बल का मान होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अपकेंद्रीय बल F बराबर mv स्क्वायर अपॉन आर। तो ये दो चीजें हो गई हैं। ठीक है, अब यहां से समझो भाई, जब ये दो चीजें अपने पास आ गई हैं तो आगे की बात क्या है? बल तो दोनों बराबर होंगे। हमने तो कहा क्या? हमने तो पहले ही कहा कि बल तो दोनों बराबर होंगे, बाहर लगने वाला भी और अंदर लगने वाला भी। तो अपन क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं कि जो विद्युत आकर्षण बल है वो और अपकेंद्रीय बल बराबर है। क्या? विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स, बराबर। ठीक है, विद्युत आकर्षण बल जो है वो किसके बराबर होगा? अपकेंद्रीय बल। किसके बराबर होगा? अपकेंद्रीय बल के बराबर होगा। तो भाई विद्युत आकर्षण बल का मान क्या है? ये रहा विद्युत आकर्षण बल। कौन सा बल? विद्युत आकर्षण बल। तो विद्युत आकर्षण बल हो जाएगा आपके पास जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर अपकेंद्रीय बल क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब भाई क्या करना है? देखो, आर का इधर पक्षांतरण करोगे तो इधर गुणा में आ जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट काट देता हूं, एक आर से एक आर। ठीक है ना? जी हाँ, क्या? एक आर से एक आर डायरेक्ट काट देते हैं। ठीक है जी। वहीं यदि हम लोग एम वी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करके रखें तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। क्या हो गया है? एम वी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, एम वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, इसके बराबर हो जाएगा। ये सिंपल बात है। तो ये विद्युत आकर्षण बल के लिए हम लोगों ने मान निकाल लिया है। किसके लिए? विद्युत आकर्षण बल के लिए हम लोगों ने क्या कर लिया है? मान निकाल लिया है। ठीक, अब आगे की बात समझो। आगे की बात अपने पास क्या है, इसको ध्यान देना थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन जो है उसका कोणीय संवेग एक स्थायी समीकरण से व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है। पॉइंट नंबर देख लेना कौन सा है? चौथा पॉइंट है। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। चौथा पॉइंट अपने पास क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन केवल
उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है चक्कर लगाता है किन कक्षाओं में चक्कर लगाता है? जिनका चक्रण कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम जो है, कौन सा संवेग? चक्रण कोणीय संवेग, चक्रण कोणीय संवेग कितना होता है? h/2 का कंप्लीट मल्टीपल होता है भाई साहब, पूर्ण गुणज। या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? या फिर लिख सकते हैं NH/2 क्या लिख सकते हैं? NH/2 होता है। ठीक, अब यहां देखो, चक्रण कोणीय संवेग के बारे में हम लोग बात करें तो क्या होता है चक्रण कोणीय संवेग? क्या क्या होता है चक्रण कोणीय संवेग? चक्रण कोणीय संवेग, चक्रण कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है, चक्रण कोणीय संवेग को रिप्रेजेंट करते हैं mvr से। किससे? mvr से, जो बराबर किसके हो जाएगा? NH/2 इसके बराबर हो जाएगा। किसके? NH/2 के बराबर हो जाएगा। रही बात अपने पास क्या कि सर चक्रण कोणीय संवेग में NH/2 क्या है, तो सब चीजों को हम लोग अभी बता देंगे आपको कि ये NH/2 क्या है। ठीक है, m क्या है, v क्या है, r क्या है, सारी चीजें हमें पता होंगी। देखो m की बात करें तो m बराबर क्या है? यहां पर m बराबर है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि आप लोग जानते हो क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, पहली बात। दूसरी बात हम लोग यहां पर बताते हैं v बराबर क्या है? यह है इलेक्ट्रॉन का वेग। r बराबर क्या है? यह है कक्षा की त्रिज्या। किसकी त्रिज्या? कक्षा की त्रिज्या। ठीक है, n की वैल्यू क्या है? n है कोशों की संख्या या कक्षाओं की संख्या। किसकी संख्या? कक्षाओं की संख्या। ठीक, h की बात करें तो h क्या है? प्लांक नियतांक या प्लांक स्थिरांक। स्थिरांक दो तो दो है, और पाई की मान आप लोग जानते हो 3.14 या 22/7, जो भी आप रखना चाहो वो वैल्यू है। तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमेगा जिनका चक्रण कोणीय संवेग ये होगा। इसके अलावा कुछ और होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा। ठीक है, सिंपल बात है। चलिए अब आगे की बात सुनो, अगला बिंदु बताता हूं मैं आपको। ठीक है ना, पूर्ण गुणज भाई। अच्छा, मैंने गलत लिख दिया भैया। ठीक है, पूर्ण गुणज होगा ये। क्या होगा ये? कंप्लीट मल्टीपल होगा, पूर्ण गुणज होगा ये, है ना। चलिए बिल्कुल नोट करवा देता हूं, ये लो फटाफट से एक बार नोट करो, फिर अपन लोग आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए चित्र के साथ वो चीजें नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ो, हो गया। हाँ, अरे कहाँ हो, यहीं तो हूं मैं, कहाँ जाऊंगा, तुम्हें छोड़कर तो कहीं जा सकता हूं। चलिए फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ने वाले हैं। हो गया, मुझे पता है हो गया। चलिए फटाफट नोट करो, फिर अगले पॉइंट पर बात करने वाला हूं। अब देखो इसके बाद अगले बिंदु पर बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है ये सुनो भाई। ठीक है, जी हाँ, हाँ अगला पॉइंट क्या कहता है ये सुनो। देखो अगले बिंदु में मैं आप लोगों को जो चीज है वो बता देता हूं। हमारे पास क्या है, देखो ये हो गया नाभिक, क्या हो गया नाभिक। ठीक है,
पहली चीज, इसके चारों ओर एक क्षेत्र, ठीक है, नाभिक के चारों ओर एक क्षेत्र, पहली कक्षा। नाभिक के चारों ओर दूसरी कक्षा। हो गई, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ हाँ, चलिए दूसरे नंबर पर फिर वापस से देखो। ये एक कक्षा, और ये दूसरी कक्षा। क्या हो रहा है भाई? ये एक कक्षा हो गई भाई, और ये इसके चारों तरफ दूसरी कक्षा हो गई है। क्या हो गई है? दूसरी कक्षा हो गई है। ठीक है, अब सही है। वहीं हमारे पास सेम चीज यहां है, ये एक कक्षा, इसके चारों तरफ दूसरी कक्षा। ठीक, ये दोनों के नाभिक है, ठीक है ना? जी हाँ, क्या ये दोनों के नाभिक है? अब देखो यहां क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहां गति कर रहा है। कहां? यहां गति कर रहा है। यहां एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो है इधर, या इधर रहने दो, इधर रख लो। ठीक है, यहां है। अब ध्यान से सुनना भाई साहब, क्या? बहुत अच्छे से। जो अंदर वाली कक्षा है ना, उसको हम लोग कहते हैं निम्न ऊर्जा स्तर। जो अंदर वाली कक्षा है वो क्या कहलाती है भाई साहब? ये कहलाती है निम्न ऊर्जा स्तर, लोअर एनर्जी लेवल। और जो बाहर वाली कक्षा है ना, ठीक है, जी हाँ, क्या बाहर वाली कक्षा है ना, वो कहलाती है हायर एनर्जी लेवल। क्या कहलाती है? उच्च ऊर्जा स्तर, हायर एनर्जी लेवल, उच्च ऊर्जा स्तर, ये कहलाती है। एक लोअर एनर्जी लेवल है, एक हायर एनर्जी लेवल है। जब हम लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल में बात करते हैं तो यहां देखो, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऊर्जा का अवशोषण करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा। और जैसे इसको एनर्जी मिलेगी तो ये पागल हो जाएगा। और लाडलो, जब ये पागल होगा तो अपनी कक्षा में रुकेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, अपनी कक्षा में नहीं रुकेगा। इसलिए ये क्या करता है? ऊर्जा प्राप्त करके अगली कक्षा की तरफ मूव कर जाएगा, अगली कक्षा में चला जाएगा, पहली चीज। वहीं दूसरे नंबर पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है? ऊर्जा का अवशोषण कर दे, सॉरी, उत्सर्जन कर देता है, इमिशन ऑफ एनर्जी करेगा। क्या करेगा? ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, इमिशन ऑफ एनर्जी करेगा ये। और लाडलो, जैसे ही ये इमिशन ऑफ एनर्जी करेगा, ठीक है ना, क्या इमिशन ऑफ एनर्जी करेगा, तो फिर क्या होगा? ये अपनी भाई एनर्जी का त्याग करेगा तो निम्न ऊर्जा स्तर की तरफ मूव कर जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। ये बातें हमें पता चलती हैं किससे? बोर के द्वारा। बोर अपने एक्सपेरिमेंट में ये कहते हैं कि उच्च ऊर्जा स्तर वाला, अगला पॉइंट जो भी है 5 नंबर, ठीक है, पॉइंट नंबर 5, जब निम्न ऊर्जा स्तर वाला इलेक्ट्रॉन, लोअर एनर्जी लेवल का स्तर वाला इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? ऊष्मा का अवशोषण करता है, तो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसका? ऊष्मा का अवशोषण करता है, करता है,
तो वह कहां चला जाता है? उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। किस में चला जाएगा? हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। कहां जाएगा? हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। ठीक है, किस में जाएगा? हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। चला जाएगा, कोई बात नहीं सर, जाएगा तो, क्योंकि एनर्जी गेन करी है उसने। फिर साथ में क्या है? साथ में यह है कि जब निम्न ऊर्जा स्तर वाला इलेक्ट्रॉन, कौन सा? निम्न, अच्छा निम्न ऊर्जा स्तर का तो हो गया, जब हायर एनर्जी लेवल वाला इलेक्ट्रॉन, उच्च ऊर्जा स्तर का इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहा है। क्या कर देगा? ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, इमिशन ऑफ एनर्जी कर रहा है, उत्सर्जन करता है, तो वह कहां चला जाएगा? लोअर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर में चला जाता है। कहां चला जाता है? लोअर एनर्जी लेवल में चला जाता है। कहां चला जाएगा? लोअर एनर्जी लेवल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें हैं। ठीक, एक, जब निम्न ऊर्जा स्तर का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी गेन करेगा तो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। और दूसरा, जब उच्च ऊर्जा स्तर का इलेक्ट्रॉन जो है, क्या उच्च ऊर्जा स्तर का इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी रिमूव करेगा तो सीधा कहां चला जाएगा? लोअर एनर्जी लेवल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको नोट कर दो, फिर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अब मैं आप लोगों को जो त्रिज्या है उसका परिकलन करना बताऊंगा कि हम लोग रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, इसके बाद मैं यही बताऊंगा आप लोगों को कि रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। देखो, बड़े कक्षक की ऊर्जा या बड़ी कक्षा की ऊर्जा E2 मान लो, छोटी कक्षा की ऊर्जा E1 मान लो। ठीक है, और हम लोग तो जानते हैं E बराबर क्या होता है? एच न्यू होता है। क्या होता है? E बराबर क्या होता है? एच न्यू होता है। तो अपने पास इनके लिए जो टोटल एनर्जी कैलकुलेट हो रही है, एक बार ये देख लेते हैं क्या होगी। देखो, बड़ी कक्षा की ऊर्जा माइनस छोटी कक्षा की ऊर्जा बराबर एच न्यू, दोनों का अंतर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? डेल ई, क्या हो जाएगा? डेल ई बराबर किसके हो जाएगा? एच न्यू के। किसके बराबर हो जाएगा? एच न्यू के बराबर हो जाएगा आपके पास। और अगर आप लोगों को यहां से केवल न्यू की वैल्यू निकालनी है तो न्यू आवर्ती बराबर क्या हो जाएगी? डेल ई अपॉन एच। इसे क्या कहते हैं? डेल ई अपॉन एच। डेल ई अपॉन एच के लिए देखो, डेल ई की वैल्यू रखो, ये न्यू बराबर क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1 और अपॉन में एच। इसको कहते हैं बोर का आवर्ती नियम। किसका आवर्ती नियम? बोर का आवर्ती नियम। बोर का, नील्स बोर वाला बोर। आवर्ती नियम। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लो, इसके बाद फिर मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। इफ निम्न ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करे तो क्या होगा? वो करता ही नहीं है। अनुज, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हर कक्षा के लिए निश्चित होती है, आपकी मर्जी या मेरी मर्जी से उत्सर्जन नहीं करते हैं। नोट करिए इसको, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ो, चित्र नोट करो फटाफट, ठीक कर लो। और उसके बाद फिर जो बोर का आवर्ती नियम है वो भी हम आप लोगों को नोट करवा देंगे। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को जो बोर कक्षा है उसकी त्रिज्या जो है वो कैलकुलेट करवाने वाला हूं। किसकी? बोर त्रिज्या, जो बोर कक्षा है उसकी त्रिज्या हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। फिर बोर की जो कक्षा है उसकी एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करेंगे हम लोग। उसके साथ में हम लोग ये भी कैलकुलेट करेंगे कि बोर कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता है। इन सारी चीजों को हम लोग ज्ञात करने वाले हैं, ठीक है ना? जी हाँ। चलिए, आज से आगे बोर के परमाणु सिद्धांत के अनुप्रयोग होंगे क्या? हाँ, बोर के सिद्धांत के अनुप्रयोग नहीं है, ठीक है? बोर के सिद्धांत के अनुप्रयोग नहीं है भाई, ठीक है? चलिए, इसको नोट करो। और यहां E2 क्या है? उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। और E1 क्या है? देखो, पता होना चाहिए। E1 क्या है? निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी, लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी, ऊर्जा। और E2 क्या है? हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी, उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। ये है अपने पास, ठीक है ना? चलिए, तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास बोर कक्षा की त्रिज्या का परिकलन। परिकलन का मतलब होता है ज्ञात करना। किसकी? बोर कक्षा की त्रिज्या का परिकलन। मतलब बोर कक्षा की जो त्रिज्या है वो हम लोग क्या कर रहे हैं? परिकलन कर रहे हैं, ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है? बोर कक्षा की त्रिज्या हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे भाई? ये सुनो, बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी जो बोर के मॉडल के अंदर अभिधारणाएं थी, जो बोर के मॉडल के अंदर बताई गई बातें हैं, वो दो चीजों की बात पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। पहला देखो, बोर की प्रथम अभिधारणा। प्रथम अभिधारणा, बोर अपनी प्रथम अभिधारणा के अंदर क्या बताते हैं? बताओ। बोर अपनी पहली अभिधारणा के अंदर बताते हैं कि mv² जो होता है वो बराबर होता है Ze²/r के। क्या बताते हैं ये बताते हैं mv² बराबर होता है Ze²/r के। इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम बात करेंगे तो फिर बोर की दूसरी अभिधारणा। अभिधारणा मतलब समीकरण, द्वितीय अभिधारणा। द्वितीय अभिधारणा में बोर क्या बताते हैं? बोर कहते हैं कि mvr बराबर होता है NH/2π के। किसके? mvr बराबर होता है NH/2π, ठीक है? ये बताते हैं कौन? बोर, ठीक? इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे और यहां से क्या करेंगे? v की वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वेशन 2 से क्या करते हैं? v का मान निकाल लेते हैं। जैसे ही समीकरण 2 से v का मान निकालेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा? ये m यहां कोमा, यहां देखो v बराबर क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा NH/2π। और m का भी पक्षांतरण कर दो m, और r का भी पक्षांतरण कर दो r, ठीक है? v का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। किसका मान? v का मान कहां रखेंगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर तो देखो, समीकरण 1 है अपने पास mv²।
v की जगह क्या रखना है, देखो v की जगह रखना है NH/2πmr। क्या रखना है, NH/2πmr। v स्क्वायर है ना, बराबर क्या है, ZE²/r। अब भाई एक बार इसके स्क्वायर को खोलो तो m तो m ही रहेगा, n का स्क्वायर कर दोगे यहां से, ठीक है, m। अब क्या करोगे, n का स्क्वायर करोगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, h का स्क्वायर करोगे तो h स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर करोगे तो पाई स्क्वायर, m का स्क्वायर करोगे तो m स्क्वायर और r का स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा, ZE²/r। जो कट सके उसको काटो सखा, m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, जी हां, क्या हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज देखो, r का यहां पक्षांतरण करोगे तो एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा ना। अब यहां से आप लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी है, r की वैल्यू निकालनी है, तभी तो त्रिज्या कैलकुलेट होगी। r की वैल्यू निकालने के लिए r को यहां भेज दो और ZE² को यहां ले आओ, तो r बराबर क्या हो जाएगा भाई, आपके पास r बराबर हो जाएगा n² h² अपॉन 4π² m, r गया इधर और इधर क्या आ गया, ZE²। अब भाई एक चीज समझो, Z क्या है, परमाणु क्रमांक, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, N क्या है, N जो है हमारे पास वो है कक्षा की संख्या, H जो है प्लांक स्थिरांक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं सारी चीजें, क्या बता रहा हूं वापस से सुन लो। मैं कह रहा हूं आपसे कि N जो है ये है कक्षा की संख्या या कोशों की संख्या, किसकी संख्या, कोशों की संख्या। H क्या है भाई साहब, प्लांक स्थिरांक है, ठीक है ना, पाई तो पाई है ही। m क्या है, m जो है यह है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, E क्या है, E है इलेक्ट्रॉन का आवेश, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। ये सारी चीजें अपने पास अवेलेबल है। अब भाई इन सब के लिए अब आप कहोगे सर Z क्या है, तो Z है परमाणु क्रमांक, यहां पर यह भी बता देता हूं, ठीक है, Z है परमाणु क्रमांक। अब परमाणु क्रमांक का मान तो नहीं पता ना हमें, हो सकता है हाइड्रोजन के लिए निकलवाएं, हो सकता है हीलियम के लिए निकलवाएं, हो सकता है लिथियम के लिए निकलवाएं, किसी और के लिए निकलवाएं, इसलिए n का मान नहीं रखेंगे, मगर प्लांक का जो मान है वो प्लांक स्थिरांक का मान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और E, इन सब का मान रख देंगे, ठीक है ना। इक्वेशन 3 कर देंगे इसको नंबर, और इस इक्वेशन 3 में क्या करते हैं, समीकरण 3 में किसके, देखो n नहीं, n का नहीं, h कॉमा पाई कॉमा m कॉमा E के मान रखने पर, इनके मान रख देंगे, मान रखने पर इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या है, R बराबर n² h² अपॉन 4π² m, और क्या है देखो 4π² m ZE², क्या, ZE², ठीक। सॉल्व करो, R बराबर n की वैल्यू नहीं पता मगर h की पता है, 6.625 इंटू 10⁻⁻34, इसका करना है होल स्क्वायर, इंटू में n², इंटू में क्या, n², ठीक है जी। 4 तो 4 रहेगा, पाई का मतलब 3.14, इसका भी क्या कर दोगे स्क्वायर, m का मतलब 9.1 इंटू 10⁻⁻31, z तो z रहेगा मगर इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है कितना, 1.6 गुणा 10⁻⁻19, और इसका कर देंगे स्क्वायर, और गुणा में क्या बचेगा, z। इन सबको सॉल्व कर दो भाई साहब, क्या कर दो, इन सबको सॉल्व कर लो,
और जब आप इन सबको सॉल्व करते हो ना तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है ये सुन लो एक बार, ठीक है। इनको सॉल्व करने पर वैल्यू आती है 0.529 इंटू 10⁻⁻10। ऊपर बचेगा n स्क्वायर, नीचे बचेगा z मीटर में, किसमें, मीटर में, ठीक है ना। जी हाँ सर, आप ये मान कहां से रख रहे हो? ये मान तो मैंने आपको सारे बताए हुए हैं ना। h का मान बताया हुआ है, पाई का मान तो आप जानते ही हो, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का आवेश e बताया हुआ है, ठीक है ना। ये तो ये हमारे पास क्या होती है, बोर कक्षा की त्रिज्या होती है। ये क्या है, बोर कक्षा की त्रिज्या का मान है। कोई सी भी कक्षा होगी उसके लिए यही मान होगा। अब क्या है, n, आपसे कहा दूसरी कक्षा तो n की जगह 2 रख दोगे, आपसे कहा पहली कक्षा तो n की जगह 1 रख दोगे, आपसे कहा पांचवी कक्षा तो n की जगह 5 रख दोगे, आपसे कहा हाइड्रोजन के लिए तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, आपसे कहा लिथियम के लिए तो z की वैल्यू 3 हो जाएगी क्योंकि लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। तो ये क्या है, ये है बोर, ठीक है, ये हमारे पास परमाणु की कक्षा, बोर कक्षा कह सकते हो, बोर कक्षा। इसी सूत्र से ज्ञात करेंगे, पहली बात ये। दूसरी बात और सुनो भाई साहब, 10⁻10 का मतलब होता है 1 एंगस्ट्रम। तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हो कि R बराबर 0.529 और क्या, n² एंगस्ट्रम, क्योंकि हमारे पास 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर के। कितने के, 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। बस ये सारी बातें हैं, ठीक है ना। मीटर की जगह अगर एंगस्ट्रॉम लगाएं तो कोई दिक्कत है क्या, ये लिखना पड़ेगा सूत्र बेटा। मीटर की जगह अगर एंगस्ट्रॉम लगाना है तो ये सूत्र लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई बोर की कक्षा, ठीक है। हम लोग इसको कैलकुलेट कर चुके हैं बोर की कक्षा को, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। शेष बातें करूंगा मैं आप लोगों से अगली क्लास के अंदर, जहां पर मैं आप लोगों को 2 सूत्र और लिखवाऊंगा। अब दोनों सूत्र डायरेक्ट लिखवाऊंगा, बोर की कक्षा की ऊर्जा का और बोर की कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन के वेग का, वो दोनों सूत्र सीधे लिखवाऊंगा। फिर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, बाकी सारी क्वेश्चंस जो हैं, बाकी सारी बातें अगली क्लास के अंदर करते हैं। अभी लेता हूं मैं आप लोगों से विदा, आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, राधे राधे।